सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस इवैल्यूएशन पार्ट 2। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इवैल्यूएशन के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे आपका मूल्यांकन प्रविधियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स, और उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कि इवैल्यूएशन के कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले हम बेसिक जानते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना इवैल्यूएशन क्या है करके और उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो समझते हैं, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया होती है। आपका मूल्यांकन क्या है? एक सतत और सकारात्मक प्रक्रिया होती है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके, शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा को निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात कर उचित तथा अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। इवैल्यूएशन क्या होती है? एक सतत पॉजिटिव प्रोसेस है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके, शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा को निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात कर उचित तथा अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। इसके लिए शैक्षिक मूल्यांकन हेतु परीक्षा महत्वपूर्ण होती है। यानी आपका जो शैक्षिक मूल्यांकन है, इसके लिए परीक्षा का होना महत्वपूर्ण होता है या महत्वपूर्ण साधन है। छात्रों के शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए जो स्टूडेंट होते हैं, छात्रों के शिक्षा का स्तर का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन की प्रविधियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है या किया है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि छात्रों के शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए जो इवैल्यूएशन है या मूल्यांकन है, उसकी प्रविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आपका पहला है परिमाणात्मक मूल्यांकन, जिसे जो है क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। दूसरा गुणात्मक इवैल्यूएशन, और जिसे क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो समझने का प्रयास करते हैं आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में। बात करते हैं आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन, जिसे जो है आपका क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। परिमाणात्मक मापन स्थिर एवं निरपेक्ष होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से विशेषताएं जो है आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन की हैं। आपको उसमें जो है ऑप्शन दिया जाएगा। परिमाणात्मक मापन स्थिर एवं निरपेक्ष होता है। परिमाणात्मक मूल्यांकन में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। परिमाणात्मक मूल्यांकन में गणितीय संबंध पाया जाता है क्योंकि वह इकाई पर आधारित होता है। इनमें से कौन सा परिमाणात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं? तो इनमें से सभी जो है आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं होंगी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो परिमाणात्मक मापन जो है आपका या मूल्यांकन स्थिर एवं निरपेक्ष होता है। परिमाणात्मक मूल्यांकन में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। परिमाणात्मक मूल्यांकन में गणितीय संबंध पाया जाता है क्योंकि वह इकाई पर आधारित होता है। और ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परीक्षा के तरीकों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। परिमाणात्मक मूल्यांकन यानी क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन को जो है ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परीक्षा के तरीकों के आधार पर इसे जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है या बांटा जाता है। पहला मौखिक परीक्षा, जिसे जो है आपका ओरल एग्जामिनेशन कहा जाता है। दूसरा लिखित परीक्षा, जिसे जो है रिटन एग्जामिनेशन कहा जाता है। तीसरा प्रायोगिक परीक्षा, जिसे जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो समझते हैं, पहला है आपका मौखिक परीक्षा, जिसे जो है आपका ओरल एग्जामिनेशन कहा जाता है। मौखिक परीक्षा का प्रारंभ ग्लेडाइट्स ने प्रारंभ किया था। मौखिक परीक्षा का प्रारंभ पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि किसने मौखिक परीक्षा या ओरल एग्जामिनेशन का प्रारंभ किया था? किसने किया था? आपका ग्लेडाइट्स ने किया था।
प्रारंभ किया था और इससे जो है सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। सुकरात ने महत्वपूर्ण स्थान दिया मौखिक परीक्षा को। यह प्रविधि मुख्यतः वैयक्तिक होती है। आपका जो मौखिक परीक्षा होती है ये वैयक्तिक होती है या इंडिविजुअल होती है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। यानी कि आपका जो मौखिक परीक्षा होती है इसमें छात्र के ज्ञान की परीक्षा का अध्ययन किया जाता है या उसकी परीक्षा ली जाती है। अभिव्यक्ति की क्षमता, उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। अगला है मौखिक प्रश्न पूछते समय जो है हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर कोई किसी से मौखिक प्रश्न पूछता है, कोई टीचर छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछता है तो उसको जो है निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें पहला आता है लंबे उत्तर वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। प्रश्नों में द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। छात्रों द्वारा उत्तर देते समय जो है बीच में टोकना नहीं चाहिए बल्कि बाद में संशोधन करना चाहिए। यानी कि अगर छात्र आपने जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं छात्र उसका उत्तर दे रहा है तो उसको टोकना नहीं चाहिए और बाद में उसमें संशोधन करना चाहिए अगर वो गलत बता रहा है तो। अगला है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जिसे जो है रिटन एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन सबसे अधिक है। वर्तमान समय में क्या होता है कि लिखित परीक्षाएं सबसे अधिक होती हैं। यह परीक्षाएं जो है आपका दो प्रकार की होती हैं। आपका लिखित परीक्षाएं दो प्रकार से होती हैं। पहला आपका बंद अंत या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बंद अंत या वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है कि इसमें आपको स्वतंत्रता नहीं होती है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, जिसे जो है क्लोज एंडेड या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। बंद अंत या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये प्रमाणिक टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट व अध्यापक निर्मित टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट दोनों तरह के होते हैं। आपका बंद अंत या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है अध्यापक निर्मित टेस्ट या प्रमाणिक टेस्ट दोनों तरह के होते हैं। और बंद अंत प्रश्नों में हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। हम प्रश्न के विकल्प में से एक को छांटना होता है। यानी हमें जो है आपका क्या करना पड़ता है, प्रश्नों के विकल्पों में से एक को छांटना होता है। यह जो है आपका बंद अंत या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। बंद अंत या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकारों की अगर बात करें, बंद अंत या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं? बंद या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के टाइप्स ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपका बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे कहते हैं, कई विकल्पों में से एक को चुनना होता है। दूसरा सत्य या असत्य, हाँ और ना में उत्तर देना होता है। तीसरा मिलान वाले प्रश्न, सही विकल्प का मिलान करना होता है। खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वर्गीकृत प्रश्न, 5-6 शब्दों के एक समूह में से अलग शब्द निकालना। और उसके बाद जो है व्यवस्थितीकरण प्रश्न, शब्दों को व्यवस्थित रूप से लगाना। ये जो है आपके बंद अंत या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न या बंद अंत या क्लोज एंडेड प्रश्न नहीं है, का प्रकार नहीं है। उसमें आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, सत्य असत्य प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, खाली स्थान वाले, वर्गीकृत प्रश्न और व्यवस्थितीकरण प्रश्न। और उसके साथ ही आपको एक कोई अलग भी दे सकता है। और उसके बाद जो है अगला है आपका दूसरा है मुक्त एवं अंत प्रश्न। मुक्त एवं अंत प्रश्न यानी जिसे जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। मुक्त अंत प्रश्न में हमें अपने विचार को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें हम अपने विचारों को अपने तरीके से जो है प्रस्तुत कर सकते हैं।
ये 3 प्रकार के होते हैं। मुक्त अंत या प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न, और तीसरा होता है दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप और ऐसे टाइप क्वेश्चन। पूछा जा सकता है कि आपसे मुक्त एवं अंत प्रश्न कौन कौन से होते हैं। पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न। उसके बाद जो है अगला है आपका प्रायोगिक परीक्षा। मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रायोगिक परीक्षा में क्या होता है, मूल्यांकन में आपका जो प्रयोग विधि होता है का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चे खुद करके सीखें। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बच्चे खुद करके सीखें, यानी किसी का एक्सपेरिमेंट करके सीखें। प्रायोगिक मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो आपका एक्सपेरिमेंट इवैल्यूएशन है उसको जो है 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आंतरिक प्रयोग और दूसरा बाह्य प्रयोग। उसके बाद अगला है आपका गुणात्मक मूल्यांकन, जिसे जो है आपका क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। किसी वस्तु, प्राणी, घटना अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने, समझने और आपका मूल्यांकन को गुणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। किसी वस्तु हो गया और प्राणी हो गई, घटना, क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखना और समझना गुणात्मक मूल्यांकन होगा। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका संबंध मानसिक मूल्यांकन से होता है। आपका जो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है इसमें शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका जो संबंध होता है आपका मानसिक मूल्यांकन से होता है। यह एक जटिल कार्य है क्योंकि इसमें व्यवहार का मापन किया जाता है। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन में आपका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसका मापन किया जाता है। गुणात्मक मापन मूल्यांकन प्रायः मानदंड आधारित होते हैं। आपका जो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन होते हैं वो मानदंड आधारित होते हैं। इसका प्रयोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। आपका किस प्रकार से हम क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आपका जांच की सूची और स्तर माप यानी चेकलिस्ट के माध्यम से, और उसके बाद जो है अवलोकन और निरीक्षण के माध्यम से, और उसके बाद जो है घटनावृत्त और अगला साक्षात्कार के माध्यम से। तो जांच सूची और स्तर के आधार पर हम किस प्रकार से क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो जांच सूची या चेकलिस्ट का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि जो चेकलिस्ट होती है इसमें छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, उसकी क्या अभिवृत्तियाँ हैं, उसकी किसमें रुचियाँ हैं, उसके अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। स्तर माप से यह जाना जाता है कि किसी भी शिक्षार्थी ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है। स्तर माप से क्या माना जाता है, यह जाना जाता है कि किसी शिक्षार्थी ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है। उसके बाद जो है अवलोकन या निरीक्षण विधि। अवलोकन या निरीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह के दैनिक व्यवहार को सुनिश्चित अवस्था अथवा सुनिश्चित अवधियों के लिए देखना और उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार के कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति को दर्ज करना अवलोकन है। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति या समूह के दैनिक व्यवहार को सुनिश्चित अवधियों के लिए देखना और उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार के कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति को दर्ज करना अवलोकन है।
और उसके बाद जो है अगला होगा आपका घटनावृत्त। घटनावृत्त को विभिन्न शिक्षाविदों ने कहा है कि यह शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना, विवरण तथा क्रिया हो सकती है। घटनावृत्त शिक्षक के द्वारा संकलित विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार हो सकता है। और उसके बाद जो है साक्षात्कार, जिसे जो है आपका इंटरव्यू कहा जाता है। साक्षात्कार में व्यक्तियों को अपने आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो साक्षात्कार होता है में व्यक्तियों को आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। उनके आधार पर उसकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। अगला है मिचेल जॉन स्क्रीवन के अनुसार। मिचेल जॉन स्क्रीवन के अनुसार जॉन स्क्रीवन ने 1967 ने मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 भाग हैं आपका पहला रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसे जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। दूसरा योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसे जो है आपका समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। मिचेल जॉन स्क्रीवन ने 1967 में मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। तो पूछा जा सकता है कि किसने आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो किसने दिया है आपका मिचेल जॉन स्क्रीवन ने दिया है। इसने कहा कि जो इवैल्यूएशन होता है उसके 2 भाग होते हैं। पहला आपका रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसे जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, और सेकंड होता है आपका योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसे समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और समेटिव असेसमेंट क्या है। पहला है रचनात्मक, संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन अथवा अधिगम के लिए मूल्यांकन या आकलन। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। स्वभावतः ही यह आंतरिक मूल्यांकन होता है। आपका जो रचनात्मक या संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, यह जो है आंतरिक होता है। क्या होता है? आंतरिक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन को किस नाम से जाना जाता है? संरचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, और यह जो है अधिगम के लिए मूल्यांकन या आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए भी इसे जाना जाता है। यह जो है आंतरिक मूल्यांकन होता है। अधिगम के लिए आकलन निर्माणात्मक प्रक्रिया पर आधारित होता है। अधिगम के लिए आकलन जो है निर्माणात्मक प्रक्रिया पर आधारित होता है। अर्थात जब हम किसी कार्य को करते समय उसके बीच में ही जांच करते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं, तो उसे जो है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी अधिगम के लिए आकलन निर्माणात्मक प्रक्रिया पर आधारित होता है। जब हम किसी कार्य को करते समय उसके बीच में ही जांच करते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं, तो यह जो है आपका अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा। निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियों, अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। आपका जो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन है, में अध्यापक पढ़ाते समय जो है यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियों या अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है। आपका जो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन है पाठ के बीच में से किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग जो है सीखने की प्रगति के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रगति के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। निर्माणात्मक आकलन को जो है सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। रचनात्मक आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को
वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी गति करने में उनकी मदद करेगी। यानी जो रचनात्मक मूल्य आकलन है का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। यह जो है नैदानिक और सुधारात्मक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन कैसे होती है? नैदानिक और सुधारात्मक होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के उदाहरण की अगर बात करें, मौखिक या बहुविकल्पीय प्रश्न, शिक्षक निर्मित परीक्षण, प्रोजेक्ट कार्य की गतिशीलता, साप्ताहिक या मासिक प्रश्नोत्तरी, नोटबुक, वर्तनी और उच्चारण ठीक करना, समूह चर्चा, इकाई परीक्षण या अध्याय के दौरान परीक्षण, कार्य, कक्षा कार्य, गृह कार्य आदि। और अगला है आपका योगात्मक मूल्यांकन, समेकित मूल्यांकन या अंतिम मूल्यांकन। यानी समेटिव इवैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन और किस नाम से जाना जाता है? पहला समेकित मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन, जिसे जो है अधिगम का मूल्यांकन या मापन कहा जाता है। अधिगम का मूल्यांकन इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग कहा जाता है। यह किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतिम परिणाम को संकलित करता है। आपका जो योगात्मक मूल्यांकन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतिम परिणाम को संकलित करता है, अतः इसे संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन को जो है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतिम परिणामों को संकलित करता है, इसलिए इसे जो है संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। स्वभावतः है यह बाह्य मूल्यांकन होता है। आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो आंतरिक मूल्यांकन होता है और ये जो है आपका बाह्य मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। अधिगम का मूल्यांकन जो है अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है, अर्थात हम कार्य को संपन्न करके उसकी जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा। योगात्मक मूल्यांकन इकाई, टर्मिनल, सेमेस्टर, टर्म्स, सत्र आदि के अंत में होता है। जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो इकाई में होता है, जो इकाई परीक्षा ली जाती है। टर्मिनल में होता है, सेमेस्टर होती है, टर्म या सत्र आदि के अंत में होता है। योगात्मक आकलन को सीखने का आकलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे जो है आपका सीखने का आकलन लर्निंग ऑफ असेसमेंट कहा जाता है, तो समेटिव आकलन को कहा जाता है। योगात्मक आकलन या मूल्यांकन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है। योगात्मक आकलन और मूल्यांकन का प्रयोजन जो है आपका शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या वर्ष हो सकती है। अधिगम का आकलन विद्यार्थी के संप्राप्ति के प्रमाण उसके माता पिता, शिक्षक, विद्यार्थी स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत करता है। अधिगम का जो आकलन है विद्यार्थी के संप्राप्ति के प्रमाण उसके माता पिता, शिक्षक, विद्यार्थी स्वयं जो है अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रस्तुत करता है। अगला है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन वस्तुतः व्यवहारवाद की देन है। जो आपका अधिगम का आकलन है वो व्यवहारवाद की देन है, जो मानव के सभी प्रत्यक्ष व्यवहारों का अध्ययन करता है। योगात्मक आकलन का उपयोग आमतौर पर एक छात्र की अन्य छात्रों से तुलना करने के लिए किया जाता है। पूछा जा सकता है कि किस इवैल्यूएशन का प्रयोग जो है एक छात्र की अन्य छात्रों के साथ तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? योगात्मक आकलन या योगात्मक मूल्यांकन का। योगात्मक या समेकित मूल्यांकन के उदाहरण
क्या क्या हैं आपका मध्यावधि परीक्षा, सावधिक परीक्षा, ये सेमेस्टर या अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, अंतिम सत्रीय परीक्षा, उपलब्धि परीक्षण। ये जो है आपके क्या है योगात्मक या समेकित मूल्यांकन के उदाहरण है। कौन? मध्यावधि परीक्षा, अवधि के मध्य में लेने वाली परीक्षा, सावधिक परीक्षा, सालाना परीक्षा जिसे कहते हैं, सेमेस्टर या अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, और उसके बाद जो है अंतिम सत्रीय परीक्षा, उपलब्धि परीक्षण। ये जो है आपका योगात्मक मूल्यांकन या समेकित मूल्यांकन के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला है अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट या रचनात्मक पोर्टफोलियो जैसे विस्तारित अवधि में संचयी कार्य, ये जो है आपके योगात्मक या समेकित मूल्यांकन के उदाहरण हैं। मानकीकृत परीक्षण जो प्रीवियस के लिए उपयोग किए जाते हैं, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो आपके प्रीवियस के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे टेट या नेट आदि। उसके बाद जो है अतः रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट को पाठ्यक्रम के बीच बीच में फीडबैक प्राप्त करने के लिए और योगात्मक या टर्मिनल या सेमेस्टर सत्र आदि के अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यानी कि आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको जो है पाठ्यक्रम के बीच बीच में, जब पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं तो उसके बीच बीच में फीडबैक प्राप्त करने के लिए और योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन को टर्मिनल, सेमेस्टर सत्र आदि के अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। निदानात्मक मूल्यांकन अगला है। निदानात्मक मूल्यांकन या जिसे जो है इंग्लिश में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। अधिगम के रूप में आकलन या मूल्यांकन, इसे जो है निदानात्मक मूल्यांकन को अधिगम के रूप में इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कहा जाता है या आकलन कहा जाता है। इवैल्यूएशन असेसमेंट एज लर्निंग। अधिगम के रूप में आकलन नैदानिक मूल्यांकन पर आधारित होता है। अधिगम के रूप में जो आकलन होता है वो नैदानिक मूल्यांकन पर आधारित होता है। इसे निदानात्मक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। वह मूल्यांकन जिसके द्वारा असफल हो रहे बच्चों की असफलता का कारण जाना जाए वह निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। वह मूल्यांकन जिसके द्वारा क्या किया जाता है? असफल हो रहे बच्चों की असफलता का कारण जाना जाए वह निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। छात्र स्वयं के अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में महत्वपूर्ण सूचना उत्पन्न करने के लिए अधिक दायित्व लेते हैं। छात्र जो है स्वयं के अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में महत्वपूर्ण सूचना उत्पन्न करने के लिए अधिक दायित्व लेते हैं। उदाहरण, किसी पाठ को पढ़ाने से पहले जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी किसी पाठ को पढ़ाने से पहले जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह जो है आपका क्या कहलाएगा? निदानात्मक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाएगा। अगला है आपका उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट जिसे कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण जिसे जो है अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। उपलब्धि के आधार पर परीक्षण को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण जिसे जो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहा जाता है, और दूसरा है अप्रमाणीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण जिसे जो है टीचर मेड टेस्ट कहा जाता है। पहला है आपका प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण जिसे जो है आपका पहला है प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। वे परीक्षण जिन्हें मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रों, प्रकाशन गृहों, मनोवैज्ञानिक ब्यूरो या अनुसंधान संस्थाओं द्वारा
अन्वेषकों की सहायता से बहुत बड़े समूह पर प्रकाशित किया जाता है, उससे जो है आपका प्रमाणीकृत परीक्षण कहलाते हैं या कहा जाता है। वे परीक्षण जिन्हें मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों, प्रकाशन गृहों, मनोवैज्ञानिकों और ब्यूरो या अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अनेक अन्वेषकों की सहायता से बहुत बड़े समूह पर प्रकाशित किया जाता है, तो उससे जो है प्रमाणीकृत परीक्षण कहलाता है कहते हैं। दूसरा जो है टीचर मेड टेस्ट या अप्रमाणीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण। इस परीक्षण को अध्यापक स्थानीय प्रयोग के लिए ज्ञानोपार्जन, व्यक्ति रुचि, अभिवृत्तियों आदि को मापने हेतु समय समय पर बनाते हैं। यह अप्रमाणीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण एक अध्यापक के द्वारा खुद परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण को अध्यापक स्थानीय प्रयोग के लिए उनके ज्ञानोपार्जन, व्यक्ति की रुचियों, अभिवृत्तियों आदि को मापने हेतु समय समय पर बनाते हैं। आपका अध्यापक निर्मित परीक्षण में वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, निबंध एवं निदानात्मक परीक्षणों को सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।